हमने बात की कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो कितने स्तर पर होता है, इतिहास क्या रहा उसका, ये सब बातों पे हमने अभी तक चर्चा की। अब आज हम देखते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। कोई भी अच्छी चीज़ यदि आ रही है, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है, हम विकास की ओर और बढ़ रहे हैं, तो उसमें दोनों ही बातें होती हैं कि उसका एक अच्छा पहलू भी होता है और उसका एक खराब पहलू भी होता है। तो आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ लाभ हैं, उसी प्रकार और कुछ हानियां हैं। तो हम लाभ देखते हैं कि जैसे ही हमने बात की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो और तेज़ी से विकास करता गया। तो उसके लाभ कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि कैसे होती है? हमने चर्चा की थी कि जो राष्ट्रीय संसाधन है वो सभी जगह एक समान देखने को नहीं मिलते हैं, सभी जगह उसमें भिन्नता हमको देखने को मिलती है। और जैसे ही ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में आया है तो एक मुक्त व्यापार की स्थिति है पूरे विश्व में, जिसके कारण अगर किसी देश में कोई उद्योग स्थापित करना है और उससे संबंधित यदि कोई कच्चा माल वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है तो क्या कर सकते हैं हम? इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण हम उस कच्चे माल को किसी दूसरे देश से जो है आयात कर सकते हैं और वो उत्पादन हम कर सकते हैं। तो इसके कारण कोई भी चीज़ अब असंभव वाली स्थिति नहीं रही, तो उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एक और इसकी बात है कि भाई उत्पादन में वृद्धि होने के साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जो है वो उत्पादन होता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन मतलब कि आपको कहीं से भी आप कच्चा माल आयात करके अपने देश में उस उद्योग की स्थापना तो कर ही सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हमने अभी कुछ देर पहले ही बात की थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में क्या होता है, कोई भी देश जो संसाधन उसके पास मौजूद है उसी का वो अधिकतम उत्पादन जो है वो करता है। और जब वो उस संसाधन का अधिकतम उत्पादन कर रहा है, मतलब उस देश में वो संसाधन जो है वो उपलब्ध है, तो इसलिए उसकी लागत जो है वो कम आती है। और हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि व्यापार का एकमात्र उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना है। तो कोई भी देश जब व्यापार की स्थिति में है तो वो उन्हीं चीज़ों का उत्पादन जो है अधिक करेगा जो जिसमें लागत कम आ रही है। और लागत कहाँ पर कम आएगी? जो संसाधन उसके पास मौजूद या उसके पास तैयार रूप में है। तो वो क्या करेगा? वो जो देश है, चूँकि संसाधन उसके पास है और व्यापार करना है ना, तो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए, जिससे वो अपने व्यापार को बढ़ा सके, अपने बाजार को और अधिक जो है विस्तार उसका कर पाए, इस कारण वो एक बड़े पैमाने पर जो है वो उत्पादन करता है निर्यात करने के लिए। तो दूसरा जो है वो इसका है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। और साथ ही साथ इसके लिए ज़रूरी है कि भाई मांग अधिक होती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अधिक है, वहाँ पर उत्पादन भी अधिक मात्रा में हो रहा है, जिसके कारण उसकी लागत कम आ रही है। तो वो राष्ट्रीय देश जो है उसका अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करने की कोशिश करता है। अब तीसरा हम इसका देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ होता है कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। अब संसाधन का कुशलतम प्रयोग कैसे होगा? भाई हमने अभी देखा कि जो संसाधन ज्ञात रूप में है या उपलब्ध है, जिनके बारे में उन्हें जानकारी है, तो वो तो उपयोग किए ही जाएंगे उसके द्वारा उत्पादन करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में। और साथ ही साथ सभी देशों में बहुत सारे ऐसे भी जो संसाधन हैं वो मौजूद होते हैं जो अज्ञात रूप में हैं, जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो क्या करेगा? एक तो जो ज्ञात संसाधन है उसमें भी वो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को अपनाकर उसका अधिक से अधिक मात्रा में
कुशलतम प्रयोग करेगा, जिससे अधिक से अधिक जो उत्पादन या प्रोडक्शन है वो उस राष्ट्र को मिल पाए, और अधिक उत्पादन मिलेगा तो अधिक उत्पादन मिलने से फिर वो उसका निर्यात भी अधिक होगा, निर्यात अधिक होगा तो उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। और उसी प्रकार जो अज्ञात संसाधन भी हैं, मतलब जिनके बारे में उसे नॉलेज नहीं है, तो कोई भी राष्ट्र जो है वो क्या करता है, उन संसाधनों को ढूंढता है कि और कितनी संभावना है उसके देश में और अधिक जो संसाधन हैं उसके मिलने की, अलग अलग प्रकार के संसाधन की, और उन सभी संसाधनों को वो ढूंढ कर उसका भी अधिक से अधिक जो है उपयोग करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हमने देखा कि इसके माध्यम से एक और जो है कि कुशलतम प्रयोग होता है। फिर उसका एक और लाभ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण जो है वो अधिक होता है ना, या उसको हम बोले कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो वो कैसे भाई, अभी हमने कहा ना कि बड़े पैमाने पर उत्पादन, है ना, तो जब हम एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन की बात करते हैं, बहुत वृहद स्तर पर उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम घर में भी देखते हैं कि कोई बड़ा फंक्शन होता है, वृहद आयोजन होता है, तो हम काम को बांट देते हैं, मतलब अलग अलग लोगों में हम वो काम बांट देते हैं। भाई हमको लगता है कि कोई घर का एक मेंबर जो है वो फाइनेंस बहुत अच्छा देखता है, तो हमने वो फाइनेंस वाला जो ब्रांच है, वो पार्ट है, वो उसको सौंप दिया। कोई खाने के बारे में बहुत नॉलेज है, उसको बहुत अच्छी जानकारी है, और हमको लगता है कि जो खान पान की व्यवस्था है वो बहुत अच्छे से संभाल सकता है, तो हम वो काम उसे दे देते हैं। हम हर स्तर पर देखते हैं कि किसी भी कार्य को बहुत अच्छी तरह से और कुशल रूप में करना है, तो हम उसका विभाजन कर देते हैं, कार्यों का बंटवारा कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जिस काम में रुचि होती है तो वो उस काम को करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और रुचि के साथ वो कार्य करता है, तो एक बेहतर रिजल्ट जो है वो हमें मिल पाता है। ठीक उसी प्रकार हम व्यापार में भी देखते हैं, कोई भी देश जब वृहद स्तर पर उत्पादन करता है, वृहद स्तर पर उत्पादन कर रहा है, तो उसके कारण श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, तो सूती वस्त्र उद्योग ऐसे ही तो स्थापित नहीं हो जाएगा, उसके पहले उसे कपास की है, उससे बिनौलों से उसे अलग करना पड़ेगा कॉटन को, फिर उसके साथ ही रंगों की धुलाई, है ना, सूत की कताई, ये सारे काम जो हैं करने के बाद फिर वो उद्योग में जाएगा, मतलब बहुत प्रोसेस से उसे होकर गुजरना पड़ेगा। तो उस समय क्या कर दिया जाएगा कि भाई जब तक वो उद्योग में हमें तैयार माल के रूप में मिलता है, उसके पहले उस कार्य का अलग अलग विभाजन किया जाता है। मतलब कोई एक सिर्फ बिनौले से कपास को कॉटन अलग कर रहा है, कोई सिर्फ सूत की कताई का काम करेगा, कोई सिर्फ उसकी रंगाई का काम करेगा, रंगने का काम करेगा। तो क्या होता है, तो हमने देखा कि हमने श्रम का विभाजन कर दिया, मतलब श्रम का विभाजन मतलब कार्य का अलग अलग स्तर पर, छोटे से लेकर वृहद स्तर पर हमने उसका बंटवारा कर दिया, विभाजन कर दिया, जिसके कारण जिसे जिस काम में स्पेशलाइजेशन प्राप्त है, जो एक्सपर्ट है किसी काम को करने में, तो वो उस कार्य को और बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ ये सोचता है कि वो अपने कार्य को और बेहतर कैसे कर पाए और कम समय में कैसे कर पाए। तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को इस प्रकार से व्यापार के कारण जो है वो बढ़ावा मिलता है। अब हम देखेंगे कि भाई जब हम एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से क्रमशः जोड़ते जाते हैं, हमने देखा कि वृहद स्तर पर उत्पादन होता है, पहले तो उत्पादन में वृद्धि, उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण हुआ बड़े पैमाने पर उत्पादन के वजह से। फिर हम देखते हैं
कि इस वृहद स्तर पर उत्पादन होने के कारण श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण हुआ, और इसके कारण जब हमने कार्य में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को शामिल कर लिया तो अतिरेक उत्पादन होगा। मतलब हमने बताया कि भाई स्पेशलाइजेशन कर दिया या काम का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उसको अलग अलग लोगों में बांट दिया, तो क्या होगा, वो कार्य को और अच्छी तरह से करेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि होगी तो हम क्या देखेंगे कि हमको अतिरेक का निर्गम, आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट इससे होने वाले लाभ हैं। तो अतिरेक का निर्गम मतलब कि वृहद स्तर पर उत्पादन होने से बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ, और अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण जो उसकी घरेलू डिमांड है उस राष्ट्र की, उसकी पूर्ति तो हो ही गई, और उसके अलावा भी हमारे पास बचत हुई, वो प्रोडक्ट हमारे पास बचा रहा। मतलब अतिरिक्त उत्पादन हुआ, मांग से अधिक उत्पादन हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, अतिरेक का निर्गम करेंगे। निर्गम मतलब जो अतिरिक्त उत्पादन है उसको दूसरे देश को, जहाँ पर उसकी मांग है वहाँ पर हम उसका निर्यात करेंगे। तो निर्यात करेंगे तो क्या होगा, अब इसी से हम नेक्स्ट पॉइंट को जोड़ के देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर होती है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उसका दूसरा लाभ है। तो जब अतिरेक का हम निर्गम कर रहे हैं, अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं, तो निर्यात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, भाई बेचेंगे तो हमको उससे पैसे मिलेंगे ना, और पैसे हमको मिलेंगे मतलब हमारी आय में वृद्धि हो रही है। तो जब अतिरेक का निर्गम किया जाता है तो उससे उस देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ये उसका एक और लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। फिर हम देखते हैं बाजार का विस्तार होता है इससे। सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। हमने देखा वृहद स्तर पर जो उत्पादन किया, उत्पादन अधिक होने से अतिरेक में मतलब अतिरिक्त उत्पादन हमारे पास प्राप्त हुआ, और उसको हम क्या करेंगे, भाई जो अतिरिक्त उत्पादन है उसे हमें कहीं निर्यात करने के लिए एक बाजार की आवश्यकता होगी जहाँ पर हम उसे ले जाकर बेचें। तो अतिरिक्त उत्पादन को हम क्या करते हैं, विश्व के अलग अलग देशों जहाँ पर उसकी डिमांड होती है, मांग होती है, वहाँ पर हम उसे बेचते हैं या निर्यात करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे देश का उस पर्टिकुलर उस देश का राष्ट्र के जो बाज़ार में विस्तार होता है, अधिक सभी जगह उस प्रोडक्ट की जो है डिमांड होने लगती है और उसके बाज़ार का विस्तार होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ही द्वारा, चूँकि हमने कहा कि भाई मुक्त व्यापार है ना। अभी भी आप हमेशा ये सुनते होंगे, ये एक बात जो है कि हम कहीं घूमने गए है ना, तो भाई उतना बोझा ढो के वहाँ से सामान कौन लाएगा। आजकल तो सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं जो हैं वो हर जगह मिलती हैं। ठीक है, 19-20 मात्रा में थोड़ी बहुत क्वालिटी में फ़र्क होगा और पैसे में फ़र्क होगा, क्योंकि भाई वहाँ से जो प्रोडक्शन आयात किया जा रहा है, आयात करने में कुछ टैक्स लगेंगे, तो नेचुरली है कि उसकी लागत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 19-20 फ़र्क रहेगा। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि हम ये बात अक्सर बातचीत में सुनते हैं कि आजकल सभी चीज़ें हर जगह मिल जाती हैं, है ना। मतलब आपको कालीन, हर जगह की कालीन अगर आप रायपुर में हैं तो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। हर कंपनी का मोबाइल जो है वो आपको रायपुर में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि चाइना की कंपनी है तो उसके लिए आपको चाइना ही जाना पड़ेगा, यूएसए की कंपनी है तो आपको उसके लिए यूएसए ही जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, है ना। तो हर चीज़ें हर जगह उपलब्ध हो पा रही हैं, और ये संभव हो पाया है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से, क्योंकि मुक्त व्यापार है। हर देश जो है, हर राष्ट्र जो है वो हर वस्तुओं और सेवाओं का अपने देश में उत्पादन कर सकता है और आयात और निर्यात के माध्यम से उस वस्तु को अपने देश में मंगा सकता है या दूसरे देश में बेच सकता है, जिससे
हर प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता जो है वो हमको हर जगह मिलेगी, हर जगह जो है वो अवेलेबल होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से मतलब हर जगह हमको ये वस्तुएं और सेवाएं मिल रही हैं, तभी हमने बात की थी ना, तो अभी उसको समझते हैं। नेक्स्ट है आपका मूल्यों में समानता, है ना। तो क्या होता है, जैसे आपके यहाँ किसी चीज़ की डिमांड है ना, और अगर वो आपके यहाँ वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ना, या आपके यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो उस प्रोडक्शन की या उस उत्पाद की जो डिमांड है या मांग है वो बहुत अधिक हो जाती है ना। और डिमांड अधिक है और अगर उस मात्रा में वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या होता है कि उसका जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण या व्यापार की इस स्थिति के कारण ये मतलब अभी हमने बात की ना भाई कि थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा 19-20, लेकिन हमको कहीं भी किसी भी वस्तु की जिस भी उत्पाद की डिमांड हो रही है, तो अब इस व्यापार के माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं, कोई भी देश या राष्ट्र जो है वो अपनी जनसंख्या को वो चीज़ उपलब्ध करा सकती है। भाई देखती है कि हमारे यहाँ इस वस्तु का डिमांड अधिक है और ये यहाँ पर हम प्रोडक्ट जो है, अपना उत्पाद जो है, इसको हम अपने यहाँ नहीं इसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो जहाँ पर जिसका उस वस्तु का जो उत्पादन होता है, चूँकि वो वहाँ पर अवेलेबल है, वो संसाधन वहाँ पर मौजूद है, तो वो कम कीमत पर वहाँ पर उत्पादन कर रहा है। अगर हम उसे यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा आएगी, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी कम कीमत पर मतलब उसको आयात करेंगे उस देश से, तो भी जो उसकी लागत है वो हमें कम पड़ेगी। तो हम आयात करके उस वस्तु को अपने राष्ट्र में मंगा लेते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे बाज़ार में हम देखते हैं कभी टमाटर के भाव एकदम बढ़ जाते हैं, कभी प्याज के भाव एकदम बढ़ गए, है ना। तो क्या होगा, आप जो 2 किलो टमाटर या 2 किलो प्याज लेने वाले हैं, अगर वो कीमत 20 रुपये से 80 रुपये हो गई, तो आप उतना ही तो नहीं लेंगे, फिर आपकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। आप 2 किलो की जगह आप आधा किलो ही लेंगे, है ना, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गई। वो चीज़ आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई। तो यही चीज़ व्यापार से संभव हो पाया है, जब किसी वस्तु या उत्पाद की जो मांग है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, तो फिर वो देश या राष्ट्र जो है अपने देश में उस वस्तु का उतनी ही अधिक मात्रा में जितनी डिमांड है उतना वो दूसरे देश से आयात कर लेता है, जिसके कारण मूल्यों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो पाता और मूल्यों में लगभग समानता जो है वो बनी रहती है। फिर इसका एक और लाभ है सांस्कृतिक लाभ, जिसे हम कह रहे हैं, है ना। तो सांस्कृतिक लाभ कैसे हो रहा है भाई, हमने अभी देखा, हम इतनी सारी चीज़ें करेंगे, उत्पादन में हमने वृद्धि की, वृहद स्तर पर जो है उत्पादन किया वृहद पैमाने पर, फिर हमारे बाज़ार का विस्तार हुआ, हमने उस चीज़ को निर्यात किया, उसके लिए हम एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, क्योंकि भाई आप किसी से कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, बार बार आपका उससे एक संबंध बन रहा है, बातचीत हो रही है। तो वही स्थिति यहाँ भी हो रही है, किसी भी देश या राष्ट्र के संबंध में हमारा उससे व्यापारिक संबंध जुड़ा, तो फिर हम क्या करेंगे, उस देश की संस्कृति से, वहाँ के रीति रिवाज से, रहन सहन से जो है वो हम परिचित होते जाते हैं, जिससे हमको सांस्कृतिक लाभ भी होता है। अब हमने भी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि भाई एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ, किसी से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उसके कुछ नुकसान भी हैं, यदि हम सही तरीके से उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं, उसकी कुछ कमियां भी हैं, है ना। तो वो कौन सी कमियां हैं, आइए देखते हैं। भाई उत्पादन में वृद्धि या वृहद स्तर पर जो है उत्पादन, है ना, इसकी जब हमने बात की, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने लाभ में देखा था, तो इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का अतिरिक्त विदोहन, है ना।
भाई हमने बात की थी संसाधनों का वृहद स्तर पर जो है उत्पादन करना है, तो उसके लिए हमने क्या देखा था, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। लेकिन अब हमने बोला कि भाई व्यापार का एकमात्र उद्देश्य ही है लाभ कमाना। तो जब हमको लाभ कमाना है और उस वस्तु का उत्पादन अधिक करके उसे निर्यात करना है, बेचना है, तो फिर कुशलतम प्रयोग कहाँ रहा, है ना। हम तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम सभी जो हमारे देश में जो प्राकृतिक जितने भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं उनका अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, विदोहन करते हैं, है ना। क्या करने के लिए, अतिरेक उत्पादन करने के लिए और उसे निर्यात करने के लिए। तो फिर वो कुशलतम प्रयोग कहाँ रहा, क्योंकि हम तो अपना लाभ ही देख रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा लें इस व्यापार से। तो इस स्थिति के कारण या ये जो स्थिति पैदा होती है, उत्पन्न होती है, उसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो अत्यधिक विदोहन होता है। और अभी भी हम देख रहे हैं, अभी हमारे सामने जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस जो है ना, या हम कोयले की बात करें, ये सब हमारे पास सीमित मात्रा में अब उपलब्ध हैं। हम बार बार ये मैसेज देखते हैं, है ना, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके पाठ्यक्रम में भी आप ये देखते हैं कि हमें इसका समुचित विदोहन करना है, विवेकपूर्ण जो है विदोहन करना है, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम इसे कुछ मात्रा में बचा कर रख पाएँ। ये हमारा उत्तरदायित्व है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ये चीज़ें जो हैं वो एकदम उसे नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। ये किसी एक राष्ट्र या देश की बात नहीं है, हम प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक देश के संबंध में ये देखते हैं ये चीज़ को। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, देश का जो है वो एकांगी विकास होता है ना। अगर हम इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से बात करें कि भाई हमें राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना है, तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें यहाँ पर गलत लग जाती है। वो क्यों? फिर से लाभ की बात आ रही है, लाभ कमाना उद्देश्य है हमारा, और उसके कारण क्या करते हैं, लाभ हम किस में अधिक लाभ कमाएंगे, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, मौजूद है, वो उसका उत्पादन हम कम कीमत पर, कम लागत पर कर पाएंगे। और जब हमारे उत्पादन में लागत कम आ रही है, तो जिस कीमत पर हम बेचेंगे उसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा, हमारी आय होगी, हमारा लाभ होगा। तो उसके कारण क्या होता है कि हम एक ही चीज़ का, जो संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, हम उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे हम उसको फोकस करते हैं, और इस वजह से देश का एकांगी विकास होता है। फिर सर्वांगीण विकास कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है ना। हम एक ही लाइन पे, एक ही बात पे फोकस करते हैं, कम लागत और उसका अधिकतम निर्यात, अधिकतम उत्पादन और उससे अधिकतम राष्ट्रीय आय, और इस वजह से देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। फिर हम देखते हैं विदेशी निर्भरता को बढ़ावा। विदेशी निर्भरता को बढ़ावा, भाई हमने अभी देखा कि कोई संसाधन हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है और हम उसे क्या कर रहे थे कि दूसरे राष्ट्रों से हम उसे मंगा रहे थे। अब हमको ये लगता है कि जितना हम उत्पादन करेंगे उससे कम कीमत पे तो हम दूसरे देश से उसका आयात कर ले रहे हैं, और हमारे जो घरेलू डिमांड है, घरेलू जो मांग है, उसकी पूर्ति हो जा रही है, और हम उस वस्तु के उत्पादन पे जो है वो ध्यान नहीं देते और अपने देश में उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाते, जिसके कारण विदेशों पे जो निर्भरता है, दूसरे राष्ट्रों पे हमारी निर्भरता बढ़ती जाती है। और ये मतलब ये स्थिति जो विकट है या कठिन परिस्थिति तब आ जाती है जो अभी हमने फेस किया, कोई युद्ध या महामारी, कोरोना जैसी महामारी आ गई जिसमें आयात और निर्यात पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया, तब वो हमारे लिए एक विकट परिस्थिति के रूप में सामने आ जाता है। तो
इसलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो बहुत अधिक मात्रा में हमारी विदेशी निर्भरता को बढ़ाता है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमारे जो स्वावलंबन की जो प्रकृति है ना, हमारे स्वावलंबन या हमारे स्वावलंबी होने के स्वभाव को वो दबा देती है। हम उस चीज़ के लिए कोशिश ही नहीं करते। हम वही कम कीमत कम लागत वाली बात सोचकर अधिकतम आय और इस बात पे हम पूरा फोकस करते हैं, और भले ही हम अपने देश पे उस वस्तु का उत्पादन करेंगे तो थोड़ी उसकी लागत अधिक आएगी, वो वस्तु हमें थोड़ी अधिक कीमत पर मिलेगी, लेकिन समय अगर उस ये जो कठिन परिस्थिति आई, जैसे अभी हमने बात की, कोई युद्ध या महामारी वाली स्थिति है, तो ये तो होगा ना भाई कि ये वस्तु या पदार्थ जो है वो हमारे देश में ही हमें उपलब्ध है, हम विदेशों पर डिपेंड नहीं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक और कमी है कि ये विदेशी निर्भरता को बढ़ाता है। अब हम और बात करें, जो विदेशी प्रतियोगिता से हानि होती है। विदेशी प्रतियोगिता मतलब कहीं भी कोई वस्तु जो है, मान लो 4 देश की वस्तुएं, एक ही वस्तुएं जो हैं वो मार्केट में हमें उपलब्ध हैं, तो क्या होता है, फिर कंपटीशन होता है मूल्य के लिए, कि जो कम मूल्य पे उसे मार्केट पे बेचेगा उसकी वस्तु जो है अधिक बिकेगी। अधिक बिकेगी मतलब उसकी आय अधिक होगी। और इसी कारण हम देखते हैं इस विदेशी प्रतियोगिता के कारण कि जो अविकसित जो देश हैं या पिछड़े राष्ट्र की हम बात करेंगे, तो वो विकसित देश के सामने टिक नहीं पाते। भाई वो दादागिरी चलती है विकसित देशों की, है ना, और इस कारण से वो अपना अधिक प्रभुत्व जो है वो जमाने की कोशिश करते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिस कारण से अविकसित जो राष्ट्र हैं, पिछड़े हुए जो देश हैं, उनके लघु और कुटीर उद्योग जो वहाँ पर स्थापित हैं, उनको बहुत अधिक जो है हानि पहुँचती है, बहुत लॉस का सामना उन्हें करना पड़ता है। और ऐसा हमने देखा है जब लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास ये स्थिति देखने में आई है कि उस समय विदेशी प्रतियोगिता के कारण ही जो पिछड़े हुए राष्ट्र के जो लघु और कुटीर उद्योग थे उन्हें बहुत हानि पहुंची। अब हम देखते हैं कि और आपका अंतर्राष्ट्रीय द्वेष है ना, आपसी राग द्वेष जिसको बोलते हैं ना, वो उससे बढ़ता है व्यापार से बहुत हद तक, क्योंकि हमने भी बात की कि प्रतियोगिता हो रही है। शुरुआत में तो ये स्थिति बहुत अच्छी थी, है ना, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत हुई तो ये बहुत अच्छी स्थिति में था और व्यापार को बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन अब इसका थोड़ा स्वरूप चेंज हो गया है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण आपसी द्वेष या वैमनस्य की जो भावना है उसमें वृद्धि हो रही है, और उसका युद्ध वाली स्थिति जो है अब वो वर्तमान में इस वजह से उत्पन्न हो रही है। हम एक प्रकार से कह रहे हैं, जो हम प्राचीन उपनिवेशवाद की बात करते थे वही स्थिति भी हमारे सामने फिर से उत्पन्न हो रही है। एक दूसरे पर अधिकार जमाने की जो होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को अपना गुलाम बनाने की जो स्थिति है, जो हमारे सामने युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है। अभी ज्वलंत उदाहरण हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है। तो ये भावना जो है वो बहुत ज़्यादा अपना प्रभुत्व जमाने की जो भावना है वो बहुत अधिक जो है वो विकसित हो रही है, जो पूरे विश्व के लिए एक अच्छी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो आयात होता है उस आयात के कारण हानिकारक जो वस्तुएं हैं, है ना, उनका भी आयात होता है। तो हानिकारक वस्तुओं के उपयोग की जो आदत है वो लोगों में बढ़ जाती है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, चीन में जो है अफीम का आयात किया जाता है, और इस अफीम के आयात के ही कारण वहाँ पे जो लोग हैं वो चीन या हम कहें कि अफीम की लत उन्हें लग गई है, उसके आदी हो गए हैं, उसके उपयोग के आदी हो गए हैं।
इस प्रकार इसकी एक और हमें कमी जो है वो देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं इससे राशि पतन का भी भय होता है ना। नेक्स्ट इसकी जो कमी है वो राशि पतन का भय। वो क्या होता है कि कोई भी जो राष्ट्र या देश है वो दूसरे देश में अपना जो उत्पाद है उस बाज़ार में, दूसरे देश के विदेशी बाज़ार हम कह सकते हैं, वहाँ पर अपनी वस्तु को रखा। अब वो उस राष्ट्र या उस देश के उसी समरूप उत्पाद में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए क्या करता है, अपने देश का जो उत्पाद है उसे उत्पादन लागत जितनी भी होगी उसकी, उससे भी कम कीमत पर वो दूसरे राष्ट्र में या विदेशी बाज़ार में उसकी कीमत रखता है। हम फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक चीनी के कोई भी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं हमारे यहाँ, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट का पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा बाज़ार उसने अपना स्थापित कर लिया है। हमको मालूम है ये चीज़ कि चाइनीज़ माल जो है वो बहुत टिकाऊ नहीं होती, लेकिन फिर भी चूँकि उसकी कीमत कम है इसलिए हम सभी क्या करते हैं, हमारे देश में भी वही उत्पाद है ना, जो कि बहुत टिकाऊ है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी महंगी है, थोड़े अधिक पैसे में मिल रहे हैं, तो हम कम कीमत में लेने के चक्कर में क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को ले लेते हैं और वही लाभ कमाने वाली जो भावना है। तो दूसरे राष्ट्र जो हैं वो क्या करते हैं, विदेशी बाज़ार में कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर उस बाज़ार में रखते हैं, और जैसे ही उस वस्तु का बाज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी डिमांड वहाँ पर बहुत बढ़ जाती, पूरा प्रभुत्व उस मार्केट में उस वस्तु का स्थापित हो जाता है, और वो जो घरेलू बाज़ार का जो प्रोडक्ट है, समरूप प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाता है, उसका प्रोडक्शन ही बंद हो गया, भाई उसकी डिमांड ही नहीं है, वो बिक ही नहीं रहा है, तो वो उत्पादन करके करेगा क्या, उत्पादन तो फिर उसका बंद हो जाएगा। फिर वो जो देश है वो उस बाज़ार में तुरंत उस कीमत को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसे उस विदेशी बाज़ार की वस्तु का जो प्रोडक्शन था उसे पूरी तरह से धराशायी करना था, वो काम उसका हो गया, और उसके बाद फिर वो अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से राशि पतन का भी जो भय है वो लगा रहता है, या ये कमी है उसकी, मुख्य कमी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं राजनैतिक दास्ता, गुलाम। हमने भी थोड़ी देर पहले ही बात की थी भाई कि कंपटीशन से भी इस टाइप का जो खतरा है वो उत्पन्न हो रहा है। उपनिवेशवाद है ना, हम हमेशा कहते आ रहे हैं, जो भी चाहे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हों, हाँ, एक कहावत है कि जिधर बल उधर हम, ये वाली, और ये हर जगह फिट होती है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि विकसित जो देश हैं वो एक शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं और वो अपने से पिछड़े हुए अविकसित या पिछड़े राष्ट्र पर अपना क्या करते हैं, प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। भाई ये हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अपनी शक्ति के बल पर, उसके संसाधनों पर, जितने भी उसके संसाधन मौजूद हैं, है ना, उसके क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। तो इससे इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक और सबसे बड़ी जो कमी है वो हम ये देखते हैं कि राजनैतिक दास्ता को या इसकी गुलामी को बढ़ावा मिल रहा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे एक फिर से उपनिवेशवाद की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी हमने देखा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ लाभ हैं और कुछ कमियां हैं, है ना। तो कोई भी चीज़, अभी हमने बात की थी कि कोई एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम उसके जो पॉजिटिव वे हैं, है ना, उसकी जो अच्छी बातें हैं उसको और ज़्यादा उसमें उसको निखार कर हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसकी कमियों को। हमें उसकी कमियों में और सुधार लाना चाहिए ताकि हम उसे और
किस प्रकार से बेहतर बना सके, और अच्छाइयों को तो हमें उसके साथ ही उसको ग्रहण करना चाहिए। तभी हम विकास की ओर, या हम कहें कि समुचित विकास की ओर सभी राष्ट्रों को एक साथ लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मुक्त व्यापार, इस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई लाभ और कमियों की बात, या लाभ और हानि की बात। अब हम देखते हैं कि शुरुआत से, जब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आया है तब से लेकर आज तक इसका जो स्वरूप है वो बदलता है या बदला हुआ है ना। तो हम इसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप की। तो हम देखते हैं कि जो प्रथम अवस्था थी, है ना, तो प्रथम अवस्था में हम क्या देखेंगे कि चूंकि आदि मानव विकसित था, धीरे धीरे मनुष्य विकास की ओर बढ़ता गया, काष्ठ युग आया, लौह युग आया, है ना, ये अलग अलग एज में वो प्रवेश करता गया नई नई खोजों के माध्यम से। तो तब जो प्रथम अवस्था थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, उसमें हम देखते हैं कि जो प्राथमिक उत्पाद हैं, जैसे कोई खाद्य संसाधन है, कृषि उत्पाद हैं, इनका ही व्यापार जो है वो अधिक मात्रा में होता था, या इनका ही हम कहें कि प्रभुत्व था। मुख्य रूप से इन्हीं का व्यापार जो है इस अवस्था में होता था। फिर हम इसके दूसरे अवस्था की बात करते हैं, और हम ये देखेंगे कि जो दूसरी अवस्था आई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, जब ये तब आई जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, है ना। और जैसे ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई तो उसके बाद फिर निर्मित माल का, निर्मित वस्तुओं या पदार्थों का जो है व्यापार बढ़ गया, या उस समय जो है वो प्रेफरेंस या महत्व हम कहें कि निर्मित माल को या वस्तुओं को दिया जाने लगा। हालांकि प्राथमिक उत्पादों का भी व्यापार होता था, तब भी वो भी चल रहा था, लेकिन ज़्यादा महत्व किसका बढ़ गया? निर्मित माल का। अब हम देखते हैं इसकी तीसरी जो अवस्था है, तीसरी प्रावस्था। इस तीसरी प्रावस्था में हम देखते हैं कि व्यापार की इस अवस्था के आते आते तक क्या हुआ, सेवाओं का जो है महत्व बढ़ने लगा। निर्मित माल के बाद अब सेवाओं का अधिक महत्व होने लगा इस अवस्था के आते तक। तो हम ये देख रहे हैं कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अलग अलग अवस्थाएं हुई, और उसमें अलग अलग वस्तुओं के व्यापार को जो है वो महत्व दिया जाने लगा। अब हम बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं, या व्यापार के जो महत्वपूर्ण पहलू या अंग हैं जो व्यापार के अंतर्गत शामिल होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला जो है हम देखते हैं व्यापार का परिमाण या वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, है ना। ये क्या होता है? ये किसी भी देश में जो व्यापार की गणना है वो वहाँ वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा आदान प्रदान की जाती है, या हम कहें वस्तुएं या सेवाएं जो आयात और निर्यात की जाती हैं, उनके कुल मूल्य को, कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या व्यापार का परिमाण। मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई कि किसी भी देश या राष्ट्र के द्वारा कुल जो वस्तुएं या सेवाएं आयात की गई हैं और कुछ जो है जितनी भी मात्रा निर्यात की गई है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, जितनी मात्रा उसकी आयात और निर्यात की गई है, तो ये होता है व्यापार का परिमाण। अब दूसरा इसका जो है महत्वपूर्ण पहलू वो हम देखते हैं व्यापार संयोजन या कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। तो व्यापार का संयोजन क्या होता है कि हम पहले के समय, प्राचीन समय से, मतलब उस राष्ट्र की जो प्रारंभिक अवस्था से लेकर आज तक हम ये देखेंगे कि पहले किन प्रकार की या किस प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता था और अब किस प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है। मतलब पहले हो सकता है प्राथमिक उत्पाद जो हैं वो अधिक उनका व्यापार किया जाता था, फिर धीरे धीरे तैयार माल, निर्मित माल का जो व्यापार है वो चलन बढ़ा, उसके बाद वस्तुएं और सेवाओं का जो व्यापार होने लगा,
या अभी भी कोई राष्ट्र या वो जो देश है वो किस टाइप का आयात करता है और किस प्रकार का निर्यात करता है, मतलब किन वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है और किन वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है पहले से अभी तक। ये कहलाता है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, या हम इसको बोलते हैं व्यापार का संयोजन। अब हम देखते हैं कि व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा क्या है कि जो वस्तुएं या सेवाएं आयात की जा रही हैं और जो निर्यात की जा रही हैं उनकी प्रकृति क्या है। क्या खाद्य पदार्थ जो हैं वो आयात किए जा रहे हैं, निर्मित माल जो हैं वो निर्यात किए जा रहे हैं, है ना। तो उनकी प्रकृति जो है वो हम कहते हैं कि आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ ट्रेड। आप इसे अपने सामने आपको एक तालिका नज़र आ रही है और इसमें कुछ विकसित और विकासशील जो देश हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि उन देशों या राष्ट्रों की जो व्यापार की प्रकृति है वो अलग अलग समय में किस प्रकार की रही है या क्या है।